एक साधारण स्त्री मल्लिका, जिसने इतिहास में कोई स्थान नहीं पाया, पर जिसने कालिदास को कालिदास बनाया। मोहन राकेश की कालजयी रचना आषाढ़ का एक दिन की पहली कड़ी में हमने सुना प्रेम और प्रकृति का मधुर संगम, भावना और यथार्थ का संघर्ष, और सामाजिक बंधनों के बीच एक स्त्री की आत्मा की पुकार। बारिश में भीगती मल्लिका का प्रेम कविता बनकर बहता है, और वहीं अंबिका उसे यथार्थ से पलायन मानती है। जब कालिदास घायल हरिण श्रावक को लेकर आते हैं, वह क्षण बन जाता है करुणा बनाम अधिकार की लड़ाई का प्रतीक। राजकवि बनने का निमंत्रण कालिदास को उज्जैनी बुलाता है, पर वह असमंजस में है। यश की चाह और आत्मा की स्वतंत्रता के बीच फंसा हुआ। मल्लिका, जो जानती है कि कालिदास के जाने से उसका संसार सूना हो जाएगा, फिर भी उसे जाने की प्रेरणा देती है। और तभी मंच पर आता है विलोम, जो प्रेम, त्याग और आत्ममंथन की इस कथा में एक नया द्वंद्व खड़ा कर देता है। अब आगे वही प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वास्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन हैं। कुंभ केवल 2 हैं और उन पर भी ऊपर तक काई जमी है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र भी बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोढ़ा है, जिस पर भोजपत्र सीकर बनाया गया एक ग्रंथ है। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है, जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं और उन पर जगह जगह टाकियां लगी हैं। एक टूटा मोढ़ा ड्योढ़ी के द्वार के पास रखा है। चौकी एक ही है, जिस पर बैठी मल्लिका खरल में औषध पीस रही है। अंदर बिछे तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी है। बीच बीच में वह करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका अपना आंचल ठीक करती है। निक्षेप, अब कैसा अंबिका का स्वास्थ्य? मल्लिका, वैसे ही ज्वर आता है कभी कभी। निक्षेप, पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? मल्लिका, लगता तो नहीं। निक्षेप, 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। मल्लिका ठंडी सांस भरकर पीसी हुई औषध पत्थर से कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप मोढ़ा खींचकर उसके पास आ बैठता है। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका, औषध भी तो ठीक से नहीं खाती। औषध में दूध और शहद मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाए उसे देखता रहता है। निक्षेप, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका, ठीक है। निक्षेप, दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाती हुई अधिक व्यस्त भाव से औषध हिलाती रहती है। कभी कभी सोचता हूं एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिल आऊं। मल्लिका, क्यों? निक्षेप, कई बातें करना चाहता हूं। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है।
मल्लिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है। मल्लिका, किस बात का? निक्षेप लंबी सांस लेता है। निक्षेप, बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे। मल्लिका, और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहां रहकर इतने व्यस्त हैं। यहां उन्होंने केवल ऋतुसंहार की रचना की थी, वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। निक्षेप, यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी? मल्लिका, फिर भी क्या? निक्षेप, मुझे कहते हुए दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका, व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। निक्षेप, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। सुना यह भी तो था ना कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका विवाह हो गया। मल्लिका, तो इसमें बुरा क्या है? निक्षेप, एक तरह से देखें तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहां रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने? मल्लिका, उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं तो अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूं। वे असाधारण हैं, उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी हैं। निक्षेप, हाँ सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी हैं। मैंने कहा है न कि एक तरह से देखें तो इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका, इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी मैं उसकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति हो जाती। निक्षेप, यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा न करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप यह न होता। मल्लिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले मां काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूं। निक्षेप, बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। मल्लिका, केवल इतना ही अंतर है। मां को औषध दे दूं? अभी आती हूं। अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औषध पिलाती है। अंबिका पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोके के पास चला जाता है। बाहर घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है जो पास आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे से सटा देखता रहता है। अंबिका औषध पीकर लेट जाती है। मल्लिका बाहर आ जाती है और किवाड़ के पास रुककर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, मां, ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं? अंबिका सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है। निक्षेप झरोखे के पास से हट आता है। निक्षेप, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका, कौन लोग? निक्षेप, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। 2 वैसी ही आकृतियां मैंने देखी हैं जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है। मल्लिका, वैसी आकृतियां? जानते हैं मां इस संबंध में क्या कहती हैं?
कहती हैं कि जब भी ये आकृतियां दिखाई देती हैं, कोई ना कोई अनिष्ट जरूर होता है। कभी युद्ध, कभी महामारी, परंतु पिछली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। निक्षेप, नहीं हुआ? मल्लिका आंखें बचाती हुई गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती है। मल्लिका, क्या हुआ? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। तो एक वस्त्रों को उतारकर फिर रस्सी पर फैला देती है। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोखे के पास चला जाता है। सहसा उसके मुंह से आश्चर्य की ध्वनि निकलती है। निक्षेप, अरे नहीं, परंतु ऐसा कैसे? टापों का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोखे के पास से हटकर आता है। मल्लिका, सहसा उत्तेजित क्यों उठे आर्य निक्षेप? निक्षेप, मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। मल्लिका, तो क्या हुआ? आपको भी मां की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? निक्षेप, वह एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। मल्लिका, परिचित आकृति? निक्षेप, मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े स्तंभित सी हो रहती है। मल्लिका, कालिदास? यह कैसे संभव है? निक्षेप, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें पहचान पाए या ना पाए, निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूं। राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। इसी उत्तेजना में चला जाता है। मल्लिका, वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर चले गए हैं। अपनी उंगली को दांतों से काटती है और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चलित सी झरोखे के पास चली आती है। ड्योढ़ी से रंगिनी और संगनी अंदर आती हैं। मल्लिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। रंगिनी संगनी को आगे करती है। रंगिनी, इससे पूछ, हम अंदर आ सकती हैं? संगिनी, तू पूछ। रंगिनी, अच्छा मैं पूछती हूं। सुनो, यह तुम्हारा घर है? मल्लिका, हाँ हाँ, आइए, आप मेरे यहां ही आई हैं। रंगिणी, हम विशेष रूप से किसी के यहां नहीं आए। समझ लो यूं कि बस आ गए ग्राम प्रदेश को घूमते हुए। संगिनी, हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगिणी, यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। संगिनी, और पहले मैं अपना परिचय दे दूं। यह है रंगिणी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। रंगिणी, और यह संगिनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है। और तुम्हारा परिचय? मल्लिका कुछ भी उत्तर न देकर आश्चर्य से उनकी ओर देखती रहती है। संगिनी, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। आइए, यहां आसन पर बैठिए। संगिनी, हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका, किस स्थान को? रंगिनी, इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहां इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहां तुम लोग क्या कहते हो? मल्लिका, प्रकोष्ठ? रंगिनी, प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ ही कहते हो? और कुंभों के निकट जाकर एक कुंभ को छूती है। इसे?
मल्लिका। कुंभ। रंगिणी। कुंभ? प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। निराशा से कंधे हिलाती है। संगिनी। देखो, यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं हैं। मल्लिका हतप्रभ सी उनकी ओर देखती रहती है। मल्लिका। स्थानीय शब्द? संगिनी। हाँ, आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यद्वा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तद्वा को तरवा। मल्लिका। मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगिनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगिणी घूमकर प्रकोष्ठ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करती है। मल्लिका संगिनी के पास चली जाती है। संगिनी। देखो, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्तु तो लगभग हमारे जैसे ही हैं। यहाँ के जीवन की अपनी क्या विशेषता है? मल्लिका। यहाँ के जीवन की विशेषता? पल भर झरोखे की ओर देखती रहती है। मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगिनी। यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगिणी चूल्हे के आसपास की सब वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर तथा एक बार अंदर झांक कर उसके पास आ जाती है। रंगिणी। देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। संगिनी। अच्छा, यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। मल्लिका। कैसी वनस्पति? संगिनी। कैसी वनस्पति? जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है। ये प्रकाश देने वाली औषधियां कौन सी हैं? मल्लिका। औषधियां प्रकाश नहीं देती। संगिनी उठ खड़ी होती है। संगिनी। औषधियां प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा वह झूठ है? मल्लिका। उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि। रंगिणी। रहने दे संगिनी, यह यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। संगिनी भी निराशा से मुंह बिचकाकर उठ खड़ी होती है। संगिनी। अच्छा, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना। चल रंगिनी। दोनों चली जाती हैं। मल्लिका ड्योरी का किवाड़ बंद कर देती है, आसन के पास जाकर नीचे बैठ जाती है और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिका लेती है। उसकी आंखें मुंद जाती हैं। मल्लिका। आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो, मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। कुछ पृष्ठ हाथ में लेती है। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। मोढ़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है। कहूंगी कि देखो, यह तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपनी हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब भी जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूं, मेरा भी कुछ है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और नहीं सोच पा रही कि तुम भी वही हो या। कोई किवाड़ खटखटाता है। वह अपने को झटकर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है।
ड्योढ़े में अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार, मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूं। मल्लिका, कहिए। अनुस्वार, देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोनों झुककर अभिवादन करते हैं। मल्लिका भौचक्की सी उन्हें देखती रहती है। मल्लिका, देव मातृगुप्त? देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार, ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता, कविंद्र, राजनीति निष्णांत, आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक, देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रिय मुंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। मल्लिका, ऋतुसंहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास हैं और आप कह रहे हैं कि? अनुस्वार, वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नाम है। मल्लिका, वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने आ रही है? अनुस्वार, मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों से संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासिक। दोनों प्रकोष्ठ में आकर निरीक्षण करने लगते हैं और सारी वस्तुओं को देखने लगते हैं। मल्लिका एक ओर हट जाती है। अनुनासिक आसन के पास चला जाता है। अनुनासिक, मैं समझता हूं यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुस्वार, देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा? अनुनासिक, तो ऐसी स्थिति में इसे अपनी वर्तमान स्थिति के साथ 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुस्वार, दक्षिण की ओर? मैं समझता हूं इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ती हैं। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। अनुस्वार, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। अनुनासिक, तो? अनुस्वार, तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यही रहने दिया जाए। अनुनासिक, अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए। इसी प्रकार अनुस्वार और अनुनासिक ने बाकी सारी वस्तुओं को देखा और कोशिश की कि उनको प्रिय मुंजरी के स्वागत के लिए तैयार किया जाए। इसी बीच मातुल उत्तेजित सा बाहर से आता है। मातुल, अधिकारी वर्ग, आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया? अनुनासिक, क्यों अनुस्वार? अनुस्वार, हाँ पूरा हो गया ना? क्यों अनुनासिक? अनुनासिक, हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वार, हाँ केवल एक दृष्टि डालना शेष है। मातुल, तो वह दृष्टि अब रहने ही दीजिए। देवी प्रिय मुंजरी बाहर पहुंच गई हैं। अनुनासिक, देवी बाहर पहुंच गई? तो चलो अनुस्वार। दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी पीछे पीछे चला आता है और कुछ क्षण बाद प्रिय मुंजरी को मार्ग दिखलाता वापस आता है। मातुल, वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका अंदर से आती है। आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारे ही प्रशंसा कर रहा था। देवी जब से आई हैं तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही हैं। तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसनी। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया है? मल्लिका प्रिय मुंजरी का अभिवादन करती है। प्रियंगु मुंजरी मुस्कुराकर अभिवादन को स्वीकृति देती है। प्रियंगु, आर्य मातुल, आप अब जाकर विश्राम करें।
अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल, परंतु आपके लिए आसन? प्रियंगु, उसकी चिंता न करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। मातुल, असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा न माने यह दूसरी बात है, और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को है। बड़े कुल की विशेषता ही यही होती है कि प्रियंगु, आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल, मुझे थकाया है? आपने? आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहें तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्मश्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो। प्रियंगु, देखिए, आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल, अब मैं पशु को देखता हूँ? गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख? मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए, और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि प्रियंगु की दृष्टि मल्लिका से मिल जाती है। वह बढ़कर मल्लिका के हाथ अपने हाथों में ले लेती है। प्रियंगु, सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती रहती है। मातुल, क्योंकि अच्छा, तो मुझे अनुमति दीजिए, घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका, देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था कर दो, नहीं तो ये ऐसी ही खड़ी रहेंगी। अच्छा, मैं चल रहा हूं, कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंगु, आप चलें, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मातुल, अच्छा। मातुल वहां से चल देता है। प्रियंगु मंजरी क्षण भर मल्लिका को देखती रहती है, फिर उसकी ठोड़ी को हाथ से छू लेती है। प्रियंगु, सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। मल्लिका, आप बैठ जाइए ना। प्रियंगु, नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। दृष्टि चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए। प्रियंगु, आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये भी ना आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण? प्रियंगु, यहां से बहुत दूर तक पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्व्याज सुंदरता है। मुझे यहां आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु प्रियंगु, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं यही है। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है।
एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूं वहाँ के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उन्हें देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। इसलिए तुमसे स्पर्धा हो रही है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग मेरे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ, यहां मेरे पास बैठो। मल्लिका, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। कोने से मोढ़ा उठाकर आसन के पास रख लेती है और उस पर रखे भोजपत्र आदि गोदी में रखकर बैठ जाती है। प्रियंगु, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। किसकी रचनाएं हैं ये? मल्लिका, कालिदास की। प्रियंगु की भौहें कुछ संकुचित सी हो जाती हैं। प्रियंगु, अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहां भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। मल्लिका, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। प्रियंगु मुंजरी के होठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट प्रकट होती है। प्रियंगु, मैं समझ सकती हूँ। उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन में उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। जैसे कुछ सोचती सी छत की ओर देखने लगती है। वे भी जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। फिर उसकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती हैं। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था। अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम करना पड़ता है इसमें। तुम ऐसा नहीं समझती? मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। प्रियंगु, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में रहती हो। उठ खड़ी होती है। मल्लिका भी उठने लगती है तो कंधे पर हाथ रखकर वह उसे बिठा देती है। बैठी रहो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। उससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है और शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूं उनका समय इस तरह नष्ट न हुआ करे। मल्लिका के सामने आकर रुक जाती है। इसीलिए मैं यहाँ से कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ाशैल पर तथा आसपास के प्रदेशों में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ के से कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं। क्यों? मल्लिका उठकर उसकी ओर आती है। मल्लिका, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। प्रियंगु, फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी से श्लष्ण शिलाएं लाकर कार्य आरंभ कर दें।
खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका, मैं? प्रियंगु, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहां तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो। मल्लिका, मेरी मां यहां है। प्रियंगु, यह कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी मां के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे। तुम वहां मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। मल्लिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखाएं प्रकट होती हैं, परंतु वह अपने को दबाए रखती है। मल्लिका, क्षमा चाहती हूं, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। प्रियंगु, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूं। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहां आए थे। होठों पर फिर विदग्ध मुस्कान आ जाती है। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? मल्लिका उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करती हुई अनिश्चित सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, देखा है। प्रियंगु, तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। मल्लिका, देवी, भोजपत्रों को वक्ष से सटाए कुछ पग आसन की ओर हट जाती है। प्रियंगु मंजरी उसे सीधी दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे उसके पास चली जाती है। प्रियंगु, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में ये 2 ही नहीं, और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और रोंधे आवेश से अपना होठ काट लेती है। मल्लिका, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। गला रूंध जाने से शब्द स्पष्ट ध्वनित नहीं होते। अंदर का द्वार खुलता है और अंबिका रोग और आवेश के कारण शिथिल और कांपती सी बाहर आकर जैसे अपने को सहेजने के लिए रुकती है। प्रियंगु, क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। अंबिका, नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। प्रियंगु घूमकर उसकी ओर देखती है। मल्लिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। मल्लिका, मां। अंबिका, इसके मन में यह कल्पना नहीं है, क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है। इसके जीवन में इसके लिए सांस फूल जाने के कारण शब्द गले में अटक जाते हैं। मल्लिका हाथ के पृष्ठ आसन पर रख देती है और पास जाकर अंबिका को पीठ से सहारा देती है। मल्लिका, तुम उठ क्यों आई मां? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलो, चलकर लेट रहो। उसे वापस अंदर ले जाना चाहती है, परंतु अंबिका उसका हाथ अपनी पीठ से हटा देती है। अंबिका, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन, मास, वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए हैं। मेरे लिए यह घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूं, और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी ना करूं। मल्लिका, परंतु मां, तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूं। प्रियंगु के पास जाकर उसे सिर से पैर तक देखती है। यह घर सदा से इस स्थिति में नहीं है राजवधू। मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती उहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी भी यह टूटी सी पड़ी रहती हैं। यह सब इसलिए कि फिर सांस फूल जाने से आगे नहीं बोल पाती। प्रियंगु मंजरी प्रकोष्ठ पर दृष्टि डालने के बहाने उसके पास से हट जाती है। प्रियंगु, मैं देख रही हूं घर की स्थिति अच्छी नहीं है।
मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब तो जो कुछ भी संभव है मैं कर जाऊंगी। स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि वो इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। मल्लिका चिढ़ जाती है। मल्लिका, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रियंगु, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कह रही थी। तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूं कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकूं। इस समय और अधिक नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूं तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे, मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा। मल्लिका की उंगलियां उलझ जाती हैं और आंखें झुक जाती हैं। अंबिका अपने आवेश में दो एक पग प्रियंगु की ओर बढ़ जाती है। अंबिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु। तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग खांसने लगती है और शब्द खांसी में डूब जाती है। प्रियंगु मंजरी द्वार के पास से मुड़कर उसकी ओर देखती है। प्रियंगु, मैं आपका कष्ट समझ रही हूं। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए। गंभीर मुस्कुराहट के साथ मल्लिका को देखकर सिर हिलाती है और चली जाती है। अंबिका आवेश से शिथिल उस ओर देखती रहती है, फिर गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। अंबिका, लो, मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इन्हीं में न कहती थी तुम कि उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। मल्लिका ठगी सी उसकी ओर देखती रहती है। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहां परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए? मल्लिका, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है मां, उसके लिए कोई और कैसे उत्तरदायी हो सकता है? अंबिका, परंतु राजकन्या के यहां आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वह उस किसी भी इच्छा के बिना यहां नहीं आई। राज्य के स्थपति से घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था? मल्लिका, परंतु मां। अंबिका, मां कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। मां भावना की गहराई तक नहीं जाती। मां। फिर खांसी उठ जाने से आगे नहीं बोल पाती। विलोम बाहर से आता है। विलोम, इस तरह शुभ क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका आंखें बचाकर दूसरी ओर हट जाती है। राजकीय पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहां आता है? अंबिका, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहां समा सकता है? चलो, मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख का कितना बड़ा फल लाए हैं कि इस राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। विलोम, बैठ जाओ अंबिका। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम।
यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य नहीं समझा। अंबिका, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती? संभव है फिर लोग यहां कोई पत्थर शेष न रहने दें और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। मल्लिका, बैठ जाओ, मां तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बड़ा उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे। वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरिण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किया जा रहे हैं। मल्लिका, यह सच नहीं है। विलोम, सच नहीं है? इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि। मल्लिका, उस आदेश का कुछ और भी अर्थ हो सकता है। विलोम, और अर्थ? क्या और अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेंगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी आकृतियां बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़, पत्ता, तिनका शेष नहीं रहेगा जिनकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। मल्लिका, इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। विलोम, मैं कब कहता हूं कि दूसरा अर्थ नहीं है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, यह घर, ये पर्वत सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूं, जो यहाँ वैचित्र नहीं वहां भी विचित्र देख ली थी। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होंगी। वह कौन सी राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? बोलते बोलते फिर हाँफने लगती है। मैं चाहती हूं मैं ही वह राक्षसी होती जिससे आज मैं। खांसी उठाने से शब्द डूब जाते हैं। मल्लिका पास आकर उसके कंधों को सहारा देती है। मल्लिका, तुमसे कहा है मां, तुम विश्राम करो, बात मत करो। आर्य विलोम, मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हां, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहां आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं कि वो लोग चले भी जाएंगे। अंबिका, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है अंबिका अभी जीवित है। विलोम, परंतु मैं समझता हूं वह एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता, और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका? उसे एक बार आना नहीं चाहिए? मल्लिका, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम कि इस समय मां को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से मां का मन विक्षुब्ध होता है। विलोम, मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है? मैं समझता हूं उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है कि किन कारणों से उनका मन विक्षुब्ध होता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूं, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती हैं मैं मुंह से कह देता हूं। तुम्हें मेरा यहां होना अखर रहा है, मैं जानता हूं। यह कोई नई बात नहीं, परंतु मैं कुछ देर और यहां रहना चाहता हूं। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूं। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वह यहां रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। मल्लिका, आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहां होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। आप उनसे मिलना चाहें
तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है? विलोम: परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं पे तो मिले थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मल्लिका: मैं अनुरोध करती हूं, आप इस समय यहां ठहरने का हठ ना करें। मैं कह रही हूं आप चले जाएं, यह मेरा घर है। मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हों। मां, इनसे कहो यहां से चले जाएं। मैं नहीं चाहती इस समय यहां कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। मल्लिका: आर्य विलोम, मैंने आपसे कहा है आप यहां से चले जाएं। आप नहीं जानते कि तब तक घोड़े का टापों का स्वर पास आकर दूर जाने लगता है। मल्लिका ऐसे स्तब्ध हो रहती है जैसे उसे काट मार गया हो। विलोम धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखता है। विलोम: चला जाता हूं। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहां कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। पर क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जान सकता हूं? क्यों अंबिका, मेरे यहां रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अंबिका: मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं है, प्रसन्नता है कि मैं उससे संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। विलोम: परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक ओर से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य ही नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है। मल्लिका: आर्य विलोम, मैं फिर कह रही हूं आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में ही यहां एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम: ऐसा? तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहां तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए। मल्लिका: हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम: ऐसा? अच्छा अंबिका, पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। विलोम चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए दबी सी खड़ी रहती है, फिर अपने को संभाल पाने में असमर्थ अंदर को चल देती है। अंबिका का भाव आवेश में हताशा और हताशा से करुणा में बदल जाता है। अंबिका: मल्लिका। मल्लिका रुक जाती है, पर कुछ भी उत्तर न देकर मुंह हाथों में छिपा लेती है। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके पास आ जाती है और उसे बाहों में ले लेती है। मल्लिका अंबिका के वक्ष में मुंह छिपा लेती है। सारा शरीर रुलाई से कांपता रहता है, पर गले से स्वर नहीं निकलता। अंबिका की आंखें भर आती हैं और वह उसके कांपते शरीर को अपने से सटाए उसकी पीठ पर हाथ फेरती रहती है, फिर होठों और गालों से उसके सिर को दुलराने लगती है। अंबिका: आज भी रोती हो? उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने। मल्लिका: उनके संबंध में कुछ मत कहो मां, कुछ मत कहो। सिसकने लगती है। अंबिका उसे सहारे से वहीं बिठा लेती है और उसकी सिसकती पीठ पर झुक जाती है।